नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की इंग्लिश सीखो पाठशाला की इस खास श्रृंखला में। यदि आपको लगता है कि अंग्रेजी सीखना मुश्किल है या आप अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। पिछले डे की वीडियो में हमने आपको बताया था वर्ब और उसके प्रकार। वर्ब के जो सभी प्रकार होते हैं, किस किस आधार पर वर्ब को बांटा गया है, उन सभी प्रकार को बताया गया था और उसका जो फर्स्ट प्रकार था उसके बारे में हमने डिटेल से बताया था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पिछले डे का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देख सकते हैं। और आज हम पढ़ते हैं वर्ब का अगला प्रकार। तो ये है आज का डे हमारा 35, वर्ब क्रिया और उसके प्रकार। वर्ब क्या होती है इसके लिए हम पिछले डे की वीडियो में बता चुके थे। यदि आपको वर्ब के बारे में डिटेल से जानकारी लेना है तो आप पिछले डे का वीडियो ज़रूर देखें। अब पिछले डे के वीडियो को देखने के बाद जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सही से जानकारी समझ में आएगी। तो दूसरा था बाय ऑब्जेक्ट, कर्म के आधार पर वर्ब कितनी प्रकार की होती है। सबसे पहले समझ लेंगे इसके लिए। सबसे पहले वाक्य She gave me a book। ये एक सेंटेंस होता है, ये वाक्य होता है और वाक्य में तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो पहले होता है, ये सब्जेक्ट है हमारा, जो कि हमारा प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट यहाँ पर है। सब्जेक्ट के अलावा जो शेष भाग होता है इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कहते हैं और इसको कहते हैं सब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर के जो शेष भाग बचता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। और इस प्रेडिकेट में दो चीज़ें होती हैं। ये जो है प्रेडिकेट में ये वर्ब है, गेव, जो गेव है ये वर्ब है, तो इसको देख लेंगे ओ। और इसके बाद जो बचता है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये क्रिया है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम पढ़ रहे थे वर्ब कितने प्रकार की होती है, ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब कितने प्रकार की होती पढ़ रहे थे। तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और डिस्ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट के आधार पर क्रिया तीन प्रकार की होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं और डिस्ट्रांजिटिव वर्ब इसको हम, इसमें ये मान लीजिए इट हैज टू ऑब्जेक्ट्स, इसके दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। इसके बारे में पिछले वीडियो में थोड़ी सी हमने बताया था, आज हम डिटेल से बताएंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सकर्मक क्रिया के पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे तो इस प्रकार से सकर्मक क्रिया क्या है, तो सकर्मक क्रिया के उदाहरण देखते हैं। तो एक किक, वांट, पुश, बाय, सा, थ्रो, ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे कि ही किक, उसने मारा, तो उसने क्या मारा, अभी इसका सेंस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और यदि इसके आगे लगो ही किक्ड अ फुटबॉल, कि मैंने फुटबॉल में मारा, फुटबॉल को लात मारा, तो यहाँ पर इसका असर, इसका डायरेक्ट इफेक्ट इसके ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो किक्ड शब्द है, ये जो वर्ब है यहाँ पर ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी प्रकार से वांट, मैं आपको कहूँ आई वांट, मैं चाहता हूँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ? नहीं बता सकते हैं। लेकिन यदि मैं कह दूँ आई वांट अ मैंगो, आई वांट अ चेयर, आई वांट अ पेन, आई वांट अ फोन, जैसे आई वांट अ मैंगो, मैं एक आम चाहता हूँ, तो यहाँ पर आई वांट करने से इसका कंप्लीट सेंस पूर्ण नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इस वांट को कंप्लीट करने के लिए, इस वांट के को कंप्लीट करने के लिए, वांट के सेंस को कंप्लीट करने के लिए मैंगो की
ज़रूरत पड़ी, अर्थात ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, इसलिए यहाँ पर जो ये वांट क्रिया है ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए लिखा हुआ है रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब को अपना कंप्लीट सेंस पूरा करने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से पुश, यदि मैं आपसे कहूँ आई पुश, मैंने धक्का दिया, तो क्या आप बता सकते हैं कि मैंने किसको धक्का दिया? नहीं बता सकते हैं। लेकिन यदि मैं कहूँ आई पुश अ चेयर, यू पुश द चेयर, या आई पुश द चेयर, या ही पुश अ चेयर, तो यहाँ पर धक्का देता है यू पुश्ड द चेयर, तुमने कुर्सी को धक्का दिया। तो अगर यहाँ पर कहते यू पुश्ड, नहीं बता सकते थे आप, लेकिन जैसे ही द चेयर लिख दिया तो इसका एक कंप्लीट सेंस हो गया। तो यहाँ पर जो पुश्ड शब्द है, जो पुश्ड वर्ब है, यहाँ पर ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से बाई, आई बाई, मैंने खरीदा, क्या आप बता सकते हैं इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। जब तक कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बताएंगे तब तक उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। मैंने क्या खरीदा, आई बाई, मैंने क्या खरीदा पता नहीं है, लेकिन आई बाई अ मैंगो, या आई बाई अ फोन, या आई बाई अ टैबलेट, मैंने एक टैबलेट खरीदा, यहाँ लिख सकते हैं आई बॉट अ टैबलेट। तो आई बॉट मैंने खरीदा नहीं इसका सेंस, लेकिन जैसे ही अब टैबलेट लग गया तो इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो बाई का ही ये सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारा यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पर इस सेंटेंस में ये बाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये वांट ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी प्रकार से सा एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मैंने देखा, आप हमारा सेंस नहीं बता सकते हैं कि क्या देखा, लेकिन जैसे ही मैं कहूँ ऐसा अ ताजमहल, ऐसा अ लायन, ऐसा अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा, तो इसका कंप्लीट सेंस निकल जाता है। तो कुल मिला के ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब का कंप्लीट सेंस प्राप्त करने के लिए हमको किसी न किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सा ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसा कि नाम से ही सकर्म क्रिया जिसमें कर्म की जरूरत होती है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब इसमें कर्म की जरूरत नहीं होती है। डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब को किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे सिट, स्लीप, डाई, प्ले, जैसे मैं कहूँ मैं बैठा, आई सिट, अब इसके आगे ये तो नहीं कह सकते मैं क्या बैठा, ये तो नहीं कह सकते। तो सिट का कंप्लीट सेंस निकालने के लिए इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर जो सिट है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी प्रकार से स्लीप, जैसे कि मैं सोया, या ही स्लीप, वह सोया, या वह सोता है, ही स्लीप्स, वह सोता है, ही स्लीप्ड। तो इस प्रकार से स्लीप के लिए, सोने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, तो ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। डाई, द लायन डाई, शेर मर गया, तो क्या मरने के लिए उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है? नहीं होती है। तो डाई के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है, उसका स्वतः कंप्लीट सेंस यही निकल जाता है। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसी प्रकार से प्ले, प्ले, आई प्ले अ फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो यहाँ पर जब फुटबॉल खेलता हूँ है तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। प्ले एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव वर्ब भी कहलाती है और इंट्रांजिटिव वर्ब, दोनों प्रकार की क्रियाओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर ही हैज गॉन, वह जा चुका या वह चला गया। तो चला गया तो यहाँ पर कंप्लीट सेंस है। अब इस गॉन के सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा इनडायरेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसी प्रकार से गीता हैज अराइव्ड, गीता आ चुकी है। तो इस अराइव के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पर गॉन इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पर इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि गीता आ चुकी है, तो आ चुकी है, तो ये भी एक यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। द लायन डाइड,
यहाँ पर इस टेंस का, इस सेंटेंस का जो सेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये भी एक डाइड जो कि है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी प्रकार से प्ले, प्ले दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है। कहीं कहीं ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज किया जाता है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो दोनों रूप में यूज होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब में और इंट्रांजिटिव वर्ब में। अब हम देखते हैं डिस्ट्रांजिटिव वर्ब। डिस्ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ने से पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं। ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा वाक्य होता है जिसमें दोनों प्रकार के, एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, दो ऑब्जेक्ट होते। जैसे कि मैंने आपको बताया था सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट दो होते हैं। जैसे मैं आपको यही बताऊं, रवि गेव मी अ फोन। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये सेंटेंस है तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन यहां पर ये जो है ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। रवि ने दिया, क्या दिया, फोन दिया, लेकिन ये फोन किसको दिया, मी, मुझे दिया। तो इस प्रकार से एक वर्ब ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। तो इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, इसलिए डिस्ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब कहलाती हैं जिसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जिसका कम से कम एक ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिसका सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। और डिस्ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जिसमें डिस्ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिनका कंप्लीट सेंस पूर्ण करने के लिए हमको टू ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसमें देख पा रहे होंगे रवि गेव मी अ फोन, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो ये यहाँ पर वर्ब है ये डिस्ट्रांजिटिव वर्ब है के रूप में उपयोग होते हैं। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं रवि गेव अ फोन, ऐसा भी लिख सकते हैं। जब रवि गेव अ फोन ऐसा वाक्य होगा तो ये क्या होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहां पर जो गेव है ये कौन सी वर्ब है। और मैं आपको बता दूं यहां पर एक ही ऑब्जेक्ट है। जब एक ही ऑब्जेक्ट हो, जब किसी सेंटेंस में किसी कर्ता के एक ही ऑब्जेक्ट हो, तो वहां पर यहां पर जो वर्ब होगी ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। लेकिन इसी में आप देख पा रहे होंगे यहां पर इसके दो ऑब्जेक्ट है, तब इसका आपको डिस्ट्रांजिटिव वर्ब का रूप में ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो प्रकार का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो पहले हमेशा वर्ब आएगी, वर्ब के बीच में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इसका नियम होता है। तो यहां पर मैं कहूं कि राम ने दिया, क्या दिया, फोन दिया, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। जब दो ऑब्जेक्ट है तो जो पहले हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और बाद में हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो इस प्रकार से ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और डिस्ट्रांजिटिव वर्ब। कभी कभी कुछ वर्ब ऐसी होती है जो दोनों प्रकार की होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में भी इसका उपयोग किया जाता है और इंट्रांजिटिव वर्ब में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं प्ले, आई एम प्ले फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल का, यहाँ पे प्ले नहीं प्लेइंग करेंगे, या यहाँ कर देंगे
आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो यहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका एक ऑब्जेक्ट है और इसमें आई प्ले, मैं खेलता हूं, तो यहां भी कंप्लीट सेंस हो रहा है। यहां इस वाक्य में कंप्लीट सेंस होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो यहां पर इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। लेकिन यहां आई प्ले, मैं खेलता हूं, या इसके आगे ये भी लिख सकते हैं आई प्ले फास्ट, मैं तेज खेलता हूं। तो यहां पर जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो वर्ब है, इसका कंप्लीट सेंस प्राप्त करने के लिए हमको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर ये प्ले जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से कई वर्ब ऐसी भी होती है जो ट्रांजिटिव वर्ब, और कई वर्ब ऐसी होती है जो इंट्रांजिटिव वर्ब, दोनों रूप में कार्य करती हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर जाना। तो अब हम अगला इसका प्रकार बताएंगे, अगली स्लाइड में बताते हैं। तो इस प्रकार से जो रेगुलर वर्ब क्या होती है, आज हम बाय रेगुलरिटी नियम के आधार पर, तो रेगुलरिटी नियम के आधार पर यानी नियम के आधार पर वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। तो ये देखेंगे तो वर्ब दो प्रकार की होती है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या है, इरेगुलर वर्ब क्या है? ये जो वर्ब एक स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करती है, अर्थात जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म एक समान होता है, उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज करते हैं और इसी में गलतियां करते हैं एग्जाम में। तो साथियों इसको ध्यान से देखेंगे। और ये अनंत होती हैं, वर्ब होती है अनंत होती हैं, जिसमें से रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब जो होती हैं वो एक स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करती हैं, जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म एक समान होता है, उनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे वॉक, वॉक और वॉकड, वॉकड। तो इस प्रकार से ये सेकंड और थर्ड फॉर्म ये एक समान है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो रेगुलर वर्ब होती है उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म का जो एंड होता है वो ईडी से होकर होता है, ईडी से होता है। रेगुलर वर्ब जो होती हैं उनका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म का रूप होता है वो ईडी से अंत होता है। और यदि ये ऐसी वर्ब जो रेगुलर, जो स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं, इरेगुलर वर्ब कहती है। इसको हिंदी में बोलते हैं अनियमित क्रिया। जो वर्ब स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं, अर्थात सेकंड और थर्ड फॉर्म एक समान नहीं होते हैं, उनको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे बाई, बाई तो ये बेसिक फॉर्म है इसकी, या इसको हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। और ये बॉट, तो बॉट इसका सेकंड फॉर्म है, और बॉट, और ये थर्ड फॉर्म है। ये सेकंड और थर्ड फॉर्म एक समान तो है, लेकिन ये फॉलो जो पैटर्न है इसका ये ईडी से खत्म होता है। यहाँ पर अभी मैंने लिखा नहीं है, ये इसका जो अधिकांशता होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से अंत होता है, इसका ईडी से अंत होता है। और यदि किसी वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म का अंत ईडी से नहीं होता है तो उसको हम इरेगुलर वर्ब में काउंट करते हैं। तो ये थी रेगुलर वर्ब और इरेगुलर, इनकी संख्या हजारों होती है, लाखों होती हैं। और आइए हम एक टेबल बताया हमने, इस टेबल से हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लाइव, लाइव्ड, लाइव्ड। तो आप देख पा रहे होंगे इसके जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है ये ईडी से अंत होता है, इसका एंड ईडी से होता है। तो ये हमारी रेगुलर वर्ब में काउंट किया जाएगा। आप इसी प्रकार से देख रहे होंगे स्टे, स्टेड, स्टेड, तो यहाँ पर ईडी है और ईडी है, तो ये हमारी रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म समान तो होती है, लेकिन उसका अंत ईडी से ही होता है, तभी उसको हम रेगुलर वर्ब में काउंट किया जाएगा। यदि सेकंड और थर्ड फॉर्म समान है लेकिन ईडी से उसका अंत नहीं होता है तो उसको हम इरेगुलर
फॉर्म में ही काउंट करेंगे। यहाँ देख पा रहे होंगे स्माइल, मुस्कुराना, स्माइल्ड, स्माइल्ड। तो इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी से अंत हो रहा है। इस प्रकार से ये हमारी रेगुलर वर्ब होगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं डांस कौन सी वर्ब है, रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है, ये आप इसको कमेंट करके बताइए। आप इस वीडियो पर बने रहिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो हम पढ़ रहे थे शाउट, शाउट मीन्स चिल्लाना होता है, तो शाउट, शाउटेड, शाउटेड। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं ये किस प्रकार की वर्ब है, रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है। इसी प्रकार से आप यहाँ से देख पा रहे होंगे गो, वेंट, गॉन, ये तीन, इनके तीनों रूप अलग अलग है, गो, वेंट, गॉन। तो इस प्रकार से ये हमारी कौन से, कमेंट करके बताइए रेगुलर वर्ब में आएगा या इरेगुलर वर्ब में, इसको काउंट करेंगे। तो इस प्रकार से ये है जो कि गो है या वेंट, गॉन है, ये हमारी इरेगुलर वर्ब है, अनियमित क्रिया है। कम, कैम, कैम, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये तीनों फॉर्म अलग है। इस प्रकार से ये इरेगुलर वर्ब में आएगा। राइट, रोट, रिटन, ये भी हमारा इरेगुलर वर्ब में आएगा। सेंड, सेंट, सेंड। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान है, लेकिन इसका अंत जो है वो ईडी से नहीं होता है, अर्थात ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म पैटर्न का फॉलो नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये हमारा इरेगुलर वर्ब में आएगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।